नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग 30 डेज़ का रिवीजन प्रोग्राम यूपी पीसीएस 2022 के लिए लेकर चल रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक्स किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस किए, साथ साथ फिर हम लोगों ने करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स किए। इसी क्रम में दो तीन वीडियो आपको मिलेगी, 3 क्लासेस मिलेंगी ये, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूपी स्पेशल का 3 क्लासेस आप लोगों को ये मिल रही हैं। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन से, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्लेस पॉइंट्स ऑफ पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन आपके लिए उपलब्ध कराता हूँ मैं। और आप लोग अनअकैडमी किसी कोर्स पर एडमिशन मेरा रेफरल कोड PH10 यूज करके ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो यूपी पीएससी प्री 2022 का यूपी स्पेशल का ही सेशन शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 1। अगरिया जनजाति, क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following district of Uttar Pradesh Agaria tribes resides? Question number 1. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है सवाल एग्जाम में आपके। अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, पहरिया जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश में कहां पर? क्वेश्चन नंबर 2। पहरिया जनजाति, 1 का डी। ओके, 2 बताइए। पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश, पहरिया जनजाति का उत्तर प्रदेश में निवास स्थल कौन सा जिला है? एक बार सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए प्लीज। तो पहरिया जनजाति भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस पॉलीगैमी? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया। हालांकि अभी आंसर यहाँ के कुछ मात्रा में जौनसारी जनजाति भी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये मूल रूप से जौनसारी अब उत्तराखंड की क्या कहते हैं जनजाति मानी जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो सटे हुए क्षेत्र जिले हैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के, वहां पर भी पाई जाती है। तो जौनसारी जनजाति है ना, बहुविवाह व्यवस्था जो है करती है। राजेंद्र त्रिपाठी, ए बिल्कुल ठीक है। बी नहीं होगा दिलीप, ए होगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ धर्मेंद्र मिश्रा, बिल्कुल सही करें आप। बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, क्वेश्चन नंबर 4। राजन बी, धर्मेंद्र बी। ओके, तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है? गोंड जनजाति। ठीक है, सबसे अधिक पॉपुलेशन गोंड जनजाति की उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल दिलीप ठीक है, 4 का बी। सभी लोग आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही है? सही नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है 2011 के आंकड़ों के अनुसार? बी कहना चाह रहे हैं राजन आप। ओके, देखिए,
पहला स्टेटमेंट कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में निवास करता है। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बात है। लगभग लगभग 23 दशमलव समथिंग जो है लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, बाकी सभी ग्रामीण जनसंख्या में निवास करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिल्कुल ठीक है। और कवाल नगर उन नगरों को कहा जाता है समूहबद्ध तरीके से जिनकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ओके राजन, ओके रंजन, ओके रंजन, बहुत स्वागत है। आंसर है इसका आपका बी, 20 गलत है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। निम्न में से किस जनजातियों में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी जनजाति, ये भी में विश्वास है कि जनजाति कौन ब्राह्मणों के स्थान से सर्वाधिक ऊंचा मानती है, कौन सी जनजाति? क्वेश्चन नंबर 6। अविनाश सी, धर्मेंद्र बी, ओके। और कोई? क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। दिलीप सी, ध्यान रखिएगा, बुक्सा जनजाति, ठीक है, बुक्सा जनजाति जो है ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ मानती है, ठीक है, बुक्सा जनजाति। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहां पर पाई जाती है? वेयर इज द बॉक्सा ट्राइब फाउंड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में का निवास स्थल पूछा जा रहा है आपसे। विनाश ए, धर्मेंद्र ए, ओके। अविनाश ए, राजन ए, रंजन, सॉरी रंजन ए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए विकल्पों में पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आप लोगों को करना है। एक बहुत बढ़िया सेशन 1 मई से आप लोग को लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक का, क्योंकि जो एनालिसिस मैंने किया है, अब इकोनॉमिक्स से 15 के लगभग सवाल यूपीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर 8 से 10 टॉपिक हम अगर कर लेते हैं तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है हम पूरा कर ले जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम पूरा कर ले जाते हैं, तो उनको हम थ्योरेटिकल वे में यहाँ पर लेकर आएंगे आपके इकोनॉमिक्स के सेक्शन को। और इसी तरीके से 10 से 12 टॉपिक जो है पॉलिटी के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम लोग थ्योरी के रूप में यहाँ पे मैं यूट्यूब पे आपको लेके आऊंगा 1 मई से। और दोनों को अगर हम मिला के देते हैं तो 20 क्वेश्चन पॉलिटी से, 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, लगभग लगभग 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छा सेक्शन है, इसको हम लोग कवर अप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। बिल्कुल इसका उत्तर है आपका थारू जनजाति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 9, एक तरफ जनजाति दी गई, एक तरफ उनका स्थान दिया गया है, पूछ रहा कौन सा एक सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, इकोनॉमिक लेके आएंगे, इकोनॉमिक लेके आएंगे आप लोग। बस बने रहेगा, टाइम यही 6 PM पे रहेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा 6 PM से। 8 से 10 टॉपिक है, और उस 8 से 10 टॉपिक को आप लोग वॉच करोगे पिछले 3-4 साल के पेपर में, तो वही से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या उत्तर आ रहा है? सही सुमेलित है। बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गया। आंसर है भोक्सा, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी बिजनौर में पाई जाने वाली जनजाति है। बिल्कुल सभी का उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले की निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 10। कहां पर? बिजनौर जिले की निवासी जनजाति कौन सी है?
बिजनौर। तो बिजनौर जिले की निवासी जनजाति दी गए विकल्पों में कौन सी है? माहीगिरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माहीगिरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, इस बार ट्राइब्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता है अभी कुछ दिन पहले यूपी की कई जनजातियों को, 3 या 4 को एसटी में शामिल करने की बात चल रही है, हो चुका भी है मामला। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ट्राइब्स वाला चैप्टर यूपी का इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग करके चले जाइएगा, क्योंकि जब कोई चीज चर्चा में होती है तो जरूरी नहीं कि जो चर्चा में वही आए, उसके इर्द गिर्द की चीजें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। आंसर क्या है? बी, बुक्सा, बिजनौर, ठीक है, सही सुमेलित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला। क्वेश्चन नंबर 12 का बी उत्तर आ रहा है आप लोगों का, 12 का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज जो है सोनभद्र में पाई जाती है संख्या में। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? खरवार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 13। बताए। क्वेश्चन नंबर 13। तेरह का डी, कुछ लोग का सी उत्तर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑल द एबव, यानी देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और बस सोनभद्र में भी खरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये सभी इसका उत्तर है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? देखिए, अब तो एक बार अब हो रहा है 2022 में। इससे पहले भी एक बार क्या हुआ था कि 10 जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल किया गया था। तो कब किया गया था ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14। अविनाश करें 2002। और कोई? राजन, रंजन सॉरी, डी, धर्मेंद्र ए, अविनाश सी। ध्यान रखिएगा, ये था 2003। 2003 में 10 जो है नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बी, ठीक है, 2003 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15। द ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट कई बार पूछा गया सवाल है भी एग्जाम में आपके।
15 का ए बता रहे हैं आप लोग, आंसर है 15 का आपका सी। ध्यान रखिएगा, सन 2001 में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में संचालित की गई थी। ठीक है, 2001। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि 30 अप्रैल से यूपी पीसीएस 2022 के लिए एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। प्लस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड PS10 डाल के इसमें एनरोल करके टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। लक्ष्य नामक एक बैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है 2023 के लिए, कंबाइंड बैच है प्रीलिम्स का मेंस का। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को 2000 छोड़ दीजिए, तो जो है क्वेश्चन ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, कथन कारण उसकी कुल जनसंख्या में केवल 22.3% नगरों में रहती है। कथन और कारण वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का। बताइए उत्तर। कथन कारण वाला सवाल है। ये उत्तर आ रहा अविनाश, विनीश, सॉरी। तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही है, कथन और कारण दही दोनों सही है। लिखा अगर इसको जैसे कर लिया करिए क्योंकि लगा के, क्योंकि। देखा, उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.3% ही लोग नगरों में रहते हैं। जिस सही बात है, जिसकी 75% से ऊपर जनसंख्या गांव में रह रही हो, ऐसे राज्यों को क्या कहा जाएगा? ग्रामीण राज्य ही कहा जाएगा। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब सेलिब्रेट दिवाली एज अ शोक? क्वेश्चन नंबर 18, ये भी कई बार पूछा गया सवाल एग्जाम में। धर्मेंद्र मिश्रा डी, ओके। हारू उत्तर आ रहा आप लोग का है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हारू जनजाति अपने आप को रावण का वंशज मानती है, इस वजह से क्या करती है वो? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है। निम्नलिखित अनुसूचित जातियों में कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब फाउंड इन द उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, रंजन डी 19 का। और कोई? एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो सी उत्तर आ रहा है आप लोगों का 19 का, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी सही है आपका। यानी कि भोक्सा और थारू ये दोनों क्या कहते हैं कि आपकी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। ठीक है, हाँ सी। बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र की मुख्य निवासी हैं कौन सी जनजाति? क्वेश्चन नंबर 20। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र, पाठा एक इलाका है बांदा में, वहां की मुख्य निवासी जनजाति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। जनजाति वाले चैप्टर हमेशा से यूपी के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा से एक या दो सवाल आपको प्रीलिम्स में दिख जाते हैं यहाँ से। और अमूमन अगर आप पुराने सवालों को हल करके चले जा रहे हैं, तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो आप लोग कम से कम पुराने क्वेश्चन और कुछ नए कंटेंट पे जरूर काम कर लीजिए यूपी स्पेशल के, क्योंकि अभी देखिए आप लोग आर का मेंस हुआ है, वहां पे भी काफी क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल के पूछे गए हैं। 20 का अविनाश कह रहे हैं टी। देखिए, ये जो जनजाति है ये है आपकी खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश के, हाँ, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र की मुख्य निवासी, यही से जो है इनका विस्तार हुआ अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, चाहे सोनभद्र हो चाहे मिर्जापुर हो, मेनली इनका प्रमुख। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय वाला जनपद कौन सा है? पॉपुलेशन सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 21।
गुलाब सिंह राजपूत ए, सोनभद्र दिलीप ए। ओके, बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रतिशत और संख्या दोनों के मामले में सोनभद्र जो है जनजातियों के मामले में नंबर 1 है। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिशत में और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जनजाति सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाई जाती है। स्वधारा योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22। स्वधारा योजना उत्तर प्रदेश की योजना है, किससे संबंधित है? स्वधारा योजना। और आपकी क्लास के क्वेश्चंस नोट करके बढ़िया है गुलाब जी, आप कर लो बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करा देता हूँ। मैं अगर एक साथ नहीं कर, रोज रोज नहीं भी कराता तो इकट्ठे ही करा देता हूँ। अन अकेडमी _ प्रशांत शुक्ला, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। साथ साथ में आप जो ऊपर कमेंट बॉक्स देख रहे हैं उसमें फॉलो प्रशांत शुक्ला प्रोफाइल लिखा है, उसको प्रोफाइल को अगर फॉलो कर लेते हैं तो कम्युनिटी फीचर से आप जो है सारी क्या कहते हैं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बस प्रोफाइल फॉलो कर लेंगे ऊपर जो दिया हुआ है, इसके माध्यम से भी आपको क्या मिलती है, सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर है ये सी। ध्यान रखिएगा, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए चलाई गई योजना है स्वधारा योजना। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 23। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा वो कठिन हो सकता है। वो कुल स्थान महिलाओं के लिए जो पंचायत में आरक्षण है, आरक्षित है, वो उनकी संख्या पूछी जा रही है आपसे। गुलाब सिंह सी कह रहे हैं कुल स्थानों के 1/4। 22 का कहना चाह रहे हैं, इसका बताइए। ध्यान दीजिएगा, कुल स्थान का 1/3 1/3 जो है स्थान किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर आप लोग जानकारी तो कृपया बताने की कोशिश करें कि आर्टिकल इसके लिए कौन सा है, किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है कि इतना आरक्षण होगा महिलाओं का, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में संविधान में किया गया है? बहुत बढ़िया दिलीप। और कोई बता सकता है आर्टिकल? क्या दिलीप ने सही बताया है? बहुत बढ़िया, तो आर्टिकल 243 क्लॉज डी में ध्यान रखिएगा, SC ST और महिला इन तीनों के आरक्षण की बात की गई है कि पंचायतों के संदर्भ में। ठीक है, ओबीसी के आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई, इस बात का ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन आ जाए पॉलिटी में तो घबराइएगा नहीं, गलत मत कीजिएगा। ओबीसी के आरक्षण की बात नहीं की गई है। इनके लिए कहा गया है कि राज्य जो है अपने स्तर पर विधानमंडल कानून बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बना के ओबीसी को भी आरक्षण दे दिया। हाँ, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्र को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे अध्ययन हेतु 20,000 देना प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 24 अमन वाजपेयी सी। ओके, हाँ, स्टेट की वुमेन के लिए ही है, बिल्कुल सही बात है। रिजर्वेशन स्टेट वुमेन के लिए ही है। बताइए भैया कब मिलेगा 20,000 रुपया? चौबीसवें का उत्तर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 12वीं, जब वो 12वीं कर लेगी इस योजना के तहत, तब उसे क्या मिलेगा? 20,000 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सभी का। गुलाब सिंह, दिलीप, रंजन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक तरफ जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा
किया जाने वाला कृत या उनके द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र का नाम दिया गया है, तो आपको मैच कराना है क्वेश्चन नंबर 25 को। हाँ अविनाश, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। बी गुलाब अमन के आंसर है बिल्कुल बी, ठीक है। यानी कि लच्छू महाराज कत्थक से जुड़े हुए थे, फयान खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका, और ललत महमूद जो थे वो गजल गायक थे, ठीक है। 243 डी के 9 भाग हैं। 9 कहां से हो गए भाग विनाश, मैं समझा नहीं आपकी बात। अच्छा भाग 9, ओके, जो मैंने बताया था आपको तीनों को जोड़ दो तो भाग 9 आ जाएगा। ओके, आर्टिकल 2 + 4 + 3 ये पंचायतों से जुड़ा हुआ है, इनको टोटल करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये मैंने बताया है ट्रिक में कि भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था दी गई और आर्टिकल को इस तरीके से दिया गया, ट्रिक है, याद हो जाए तो कर लीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ही उत्तर आ रहा आप लोग का है। अमन, रंजन, गुलाब, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिरजू महाराज कत्थक, आल्हा महोबा, अमजद अली खान सरोद, बिरहा कन्नौज गलत है, इस क्षेत्र से बिरहा का कोई लेना देना नहीं है कन्नौज से, ठीक है। हाँ डी सही है। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 कूट के माध्यम से उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27। कौन बनारस घराने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27। क्या उत्तर है भैया 27 का आपका? आंसर है आपका डी, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये तीनों की तीनों बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। बेगम अख्तर लखनऊ घराने से। हाँ डी गुलाब से, बिल्कुल। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था उत्तर प्रदेश के? क्वेश्चन नंबर 28। 7 बजे इसके बाद आप लोग करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, पूरी तरीके से फ्री सेशन है 7 PM पर। कुछ नहीं करना आपको, निःशुल्क सेशन है करंट अफेयर का, डेली बेस पे करते हैं इसको हम लोग। ऊपर जो है नीले रंग का जो बॉक्स दिया है इसमें मेरी प्रोफाइल का लिंक है, इसको टच करके आप प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। 7 बजे करंट अफेयर का सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लिए, डेली बेसिस करंट अफेयर के लिए आप 7 बजे अनअकैडमी ऐप पर आ सकते हैं, वहां पर तत्काल पीडीएफ मिलता है आपको, और पोल बाकी सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था भैया? वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरभ बहार संगीत में इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। सितार के लिए और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान रखिएगा। इमदाद खानी घराना कहां पर है आपका? इटावा, ध्यान रखिएगा, ठीक, कहां पर? इटावा संबंधित। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों पे कौन सा उत्तर प्रदेश संबंधित है भैया? कौन सा है? कथक, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है?
क्वेश्चन नंबर 31। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में किसका योगदान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान रखिएगा, मेहंदी हसन का कोई योगदान नहीं, बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खान और इलियास खान, इन सबका योगदान लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? क्वेश्चन नंबर 32। हाँ बोला, बताएं क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर। शंभू महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा थे। इनको शिक्षा देने वाले कौन थे, पूछा जा रहा, ध्यान रखिएगा। इनको शिक्षा दी है रहीमुद्दीन खान ने। ठीक है, किसने? रहीमुद्दीन खान। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? रंजन सी। और कोई? क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान रखिएगा, कथक संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, नेशनल लेवल का है, लखनऊ में। हाँ बिल्कुल। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है उत्तर प्रदेश में? नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर कहां पर है? 33 का 20 सभी लोग का रहा। 34 का एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो कहां है ये? इलाहाबाद में अवस्थित है। कहां पर? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? हाँ बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ये समर्पित है ऋषि व्यास को। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग को 7 PM पर करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ व्यास, बिल्कुल ठीक है गुलाब सिंह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। हाँ रंजन बिल्कुल ए। क्वेश्चन नंबर 36। मुड़िया मेला कहां पे लगता है उत्तर प्रदेश में? मुड़िया मेला कहां लगता है भैया? गोवर्धन में। ध्यान रखिए, कहां पर? गोवर्धन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा स्थल? क्वेश्चन नंबर 37। हाँ गुलाब सिंह बिल्कुल ठीक है। तो जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है आपका कौसाम्बी। कौन सा? कौसाम्बी। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो वार्षिक मेला लगता है वो कहां पर? क्वेश्चन नंबर 38। हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है हर वर्ष, कहां पर? देवा शरीफ बाराबंकी। ध्यान रखिए, कहां पर? देवा शरीफ बाराबंकी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ मेला दिया एक तरफ जिला दिया है, उसके माध्यम से उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39। मेले पर एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं यूपीपीएससी में। क्या उत्तर है भैया 39 का? आपका बी यानी A3 गोविंद साहब मेला आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 39 का बी। कैलाश मेला आपका लगेगा आगरा में। C1 सैयद सलार मेला बहराइच में।
और शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। ठीक है, तो ये मेलों का क्रम है। अगला क्वेश्चन भी मेलों से ही है, एक तरफ मेले हैं एक तरफ स्थल दिए हुए हैं, उनको मैच कराना है आपको। एक बार सेशन लाइक से जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्या आंसर भैया आपका? ए, यानी कि कैलाश मेला आगरा में, नौचंदी मेला मेरठ में, कालिंजर मेला बांदा, और सोरो मेला कहाँ लगता है? एटा। ठीक है, सोरो मेला कहाँ लगता है? आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं अकेडमी ऐप पर आना क्या है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डाले खुद को रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी एंड यूपीटीपीएससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 यूज करके आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। 7:30 बजे करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को मिलता है डेली बेस पे। अनलॉक करने के लिए कोड यूज करके अनलॉक करके फ्री क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं आप। और ये 15 मई को फ्री टेस्ट और 29 मई को फुल लेंथ टेस्ट यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए आपको मिल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। 7 मई 8 मई को डुअल एजुकेटर सेशन संपन्न हो चुका है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 18 मई को और विपुल सर की क्लासेस आपको मिलती हैं, इसको भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। करंट की क्लासेस और मैथ की क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं। बैच कोर्सेज की अगर हम बात करें, 27 अप्रैल से प्लस की क्लासेस चल रही हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 13 अप्रैल से लक्ष्य नामक बैच भी चल रहा है, इसमें भी आप लोग ज्वाइन करके तैयारी को में आगे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर के बैचेस आपको उपलब्ध हैं। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की जो फीस है 14,999 है, 12 महीने की जो फीस है 10,299 है, 6 महीने की जो फीस है 8,399। रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस जो है 24 महीने की 13,499, 12 महीने की 9,269 और 6 महीने की 7,559 रुपये आपको मिलती है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं आप। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो को शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है दिए गए जिलों को आपको। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार सेशन को लाइक और शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और भदोही। ठीक है, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण में दिए गए जो जिले हैं। ठीक, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, रिस्पॉन्स भी करते चले आप लोग सभी लोग प्लीज। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा, किस आधार पे पूछ रहा है ये? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2, आशीर्वाद क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम। गुड इवनिंग पुष्पा देवी, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। आंसर क्या है इसका आपका? डी, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में वाराणसी सबसे बड़ा, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश के जिलों का जो दिए गए विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कस्बा है, एक तरफ उस कस्बा किस नदी पर अवस्थित है वो दिया गया है। ठीक है, इस पे आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विरल वर्मा, सी। और कोई? ध्यान रखिएगा, बिट्ठूर गंगा की नदी किनारे अवस्थित है, गोरखपुर राप्ती, कौशाम्बी यमुना। जौनपुर किस नदी किनारे अवस्थित है भाई? कोई है जौनपुर वाला? बताइए, किस नदी किनारे अवस्थित है जौनपुर?
एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। बताइए, जो जौनपुर का वो बताने की कोशिश करें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4, गोमती। बहुत बढ़िया विरल वर्मा। तो आपका जौनपुर किस नदी किनारे अवस्थित है भाई? गोमती नदी किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या उत्तर होगा आपका? शारदा नहर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं या होते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जिलों का नाम पूछ रहा है आपसे। तो क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? आंसर है आपका डी। ध्यान रखिएगा, मथुरा, हाथरस और अलीगढ़, ये 3 जिले जो हैं मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जिले हैं, ठीक है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, निचली गंगा नहर कहां से निकलती है उत्तर प्रदेश से, किस स्थल से? क्वेश्चन नंबर 6, निचली गंगा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया सवाल एग्जाम में। ध्यान देखिएगा, निचली गंगा नहर जो निकली है नरौरा से निकली। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। और नरौरा एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, क्या है यहाँ पर? परमाणु भट्ठी है, बिजली उत्पादन का केंद्र, ठीक है। रविंद्र सिंह डी, स्टडी पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहां पर? क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई बांध। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ। किस नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध? परमाणु ऊर्जा केंद्र, रविंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। हाँ स्टडी पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? मतलब कि हिमालय से नहीं निकलने वाली नदियां उत्तर प्रदेश की दो कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी पॉइंट एट द रेन ए, ओके। सविंदर सिंह ए, ये वाले कह रहे हैं। तो जो नदियां हिमालय से नहीं निकलती उत्तर प्रदेश की कौन सी दो ऐसी नदियां भैया? तो कौन सी हैं आपकी? सी, यानी कि गोमती और बेतवा, ये दो ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं इनका उद्गम होता है, ठीक है। सी होगा आंसर। गोमती, बेतवा, रामगंगा और शारदा दोनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध या परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बहुत बड़ा हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा बांध या परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश का किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर ए आर आप लोग का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परीक्षा बांध भी किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से एक कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 10 भैया, गंगा, यमुना, रामगंगा, ये तीनों उत्तर प्रदेश से बहने वाली नदियां। झेलम जो है उत्तर प्रदेश से नहीं बहती, बिल्कुल ठीक ड्यू। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र?
रविंदर बी, ओके। अविरल वर्मा बी, रविंदर बी, ओके। दिलीप टन का डी बता रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है हमारा, वो कैसा है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, डीप 11 का भी बताए। क्वेश्चन नंबर 12, और वही क्रम में लगाना है उनके महत्व के आधार पर, सिंचाई के साधन। क्वेश्चन नंबर 12, अवरोही क्रम में, तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का भैया, बी। यानी सबसे अधिक जो होती है, नंबर 1 मामले में सिंचाई में नलकूप है, लगभग 70% सिंचाई इसी से होती है। फिर आपका नहर है नंबर 2 पर, और फिर तीसरे नंबर पे तालाब और कुएं हैं, और फिर अन्य साधन जो है चौथे नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश में, किस चीज में, सिंचाई के साधन के रूप में। अगर इनका अवरोही क्रम देखते हैं तो बिल्कुल ठीक, सभी लोग का उत्तर बी आ रहा है आप लोग का। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या हो गया भैया, नलकूप। ध्यान रखिएगा, लगभग 70% सिंचाई जो है नलकूप से होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 14, एक बार सेशन लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। रूपल सिंह सी, ओके। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। अविरल सी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, NH2 से जो नहीं जुड़ता है वो कौन सा है आपका, लखनऊ। ध्यान रखिएगा, लखनऊ NH2 पर अवस्थित नहीं, आगरा इलाहाबाद वाराणसी से NH2 होकर गुजरता है। GT रोड नहीं गुजरता, कहां से, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैंड ट्रंक रोड उत्तर प्रदेश में किस एक जिले से होकर नहीं गुजरता, दिए गए विकल्पों में। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैंड ट्रंक रोड, रूपल सिंह डी। और कोई, क्वेश्चन नंबर 15, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए सभी लोग प्लीज। लाइक शेयर छोटा सा काम है आप लोगों के लिए, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बी और सी मिला जुला आंसर है अलीगढ़। ध्यान रखिए, अलीगढ़ से GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है नहीं गुजरता। प्रिंस कुमार सी, बिल्कुल ठीक है। तो भी जुड़कर आप 2023-20 की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे किसको किससे जोड़ता है भैया, क्वेश्चन नंबर 16, यमुना एक्सप्रेसवे किसको किससे जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे किसको किससे जोड़ता है। बी उत्तर आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल ठीक है। आंसर है आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में नोएडा से आगरा भी रहता है, ग्रेटर नोएडा से आगरा रहता है, तो ग्रेटर नोएडा को आगरा जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अगला सवाल है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित कहां पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका नया नाम बदल दिया गया है, ताज नाम से स्थापित किया जा रहा था इसको, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही गौतम बुद्ध नगर में जो अवस्थित है, इसको ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से स्थापित किया गया था। अब ये जो है गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, नहीं आगरा नहीं, इसको शुरुआत में ताज नाम से जो है स्थापित किया जा रहा था, ठीक। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ जिलों के नाम है और वहां अवस्थित हवाई अड्डों के नाम दूसरी तरफ दिए गए हैं, पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चकेरी कहाँ है भैया, कानपुर में, बाबतपुर वाराणसी में, अमौसी लखनऊ। आगरा में क्या है, चेक करके बताइए, डी गलत है, आगरा में फुर्सतगंज नहीं है, ठीक है। फुर्सतगंज अलग है, और आगरा का नाम बताने की कोशिश कीजिए अगर कोई लोग आगरा के हो तो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में इसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19,
डी उत्तर आ रहा आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 19 का। पूछा जा रहा महिला साक्षरता दर सबसे कम, तो कहाँ है महिला साक्षरता दर सबसे कम भैया? श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में, ठीक, सभी लोग का सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक साक्षरता दर कहां पर है उत्तर प्रदेश में? डी और डी मिले मिले उत्तर। डी उत्तर आ रहा आप लोग का, बिल्कुल ठीक है, कानपुर नगर, ध्यान रखिएगा, कानपुर नगर की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? क्वेश्चन नंबर 21। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी। दो तो ही है, हिंदू मुस्लिम, आपको पता है, तीसरा प्रमुख स्थान पूछा जा रहा है, किस धार्मिक समुदाय का है? ए अविरल, रूपल, सी प्रिंस, ए। नंबर 21, ध्यान रखिएगा, सिख, ठीक है, डी आंसर है इसका। सिख समुदाय उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर तीसरा समुदाय है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, घटते हुए क्रम। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा आंसर इसका भैया? सी होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि खीरी में सबसे अधिक एसटी पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति। फिर उसके बाद नंबर आता है बलरामपुर का, फिर नंबर आता है श्रावस्ती बहराइच का, फिर नंबर आता है आपका इसका श्रावस्ती का, ठीक है। तो ये क्रम है, ठीक। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला। ये उत्तर आ रहा आप लोगों का, जनसंख्या के मामले में सभी लोगों का कहना है कि भैया सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? वो है सोनभद्र जिला, ठीक है। प्रतिशत और जनसंख्या दोनों के मामले में सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक किसमें इंगित की गई, किसमें नोट की गई सबसे अधिक 10 की वृद्धि? क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए विकल्पों में। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक कह रहे हैं विरल, प्रिंस गलत टाइप हो गया शायद। तो सबसे अधिक जो वृद्धि दर है भैया 1991 से 2001 के मध्य जो है नोटिस की गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, डी आंसर सही है। 2000 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की 2000 से 2011, यही लेटेस्ट डाटा है, आपको पता है किसकी जनगणना नहीं हो पाई है, तो डाटा नहीं उपलब्ध है, वैसे में यही जो है 10 की वृद्धि दर वाला क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25,
ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.02% है 2001 से 11 के मध्य। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ए कह रहे प्रिंस कुमार। क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले का है। ठीक है, किसका? सी आपका आंसर होगा, जौनपुर। आंसर आप लोग सभी दीजिए, एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी प्लीज जरूर कर दीजिए। तो जौनपुर सबसे अधिक लिंगानुपात। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है? मतलब जनगणना की दृष्टि से शिशु लिंगानुपात जो है पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 27। शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? क्वेश्चन नंबर 27। प्रिंस कह रहे हैं बी। बिल्कुल ठीक है, आंसर है आपका बी, 902। शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? 902, यानी कि 1000 शिशुओं पर 902 बालिका शिशुएं हैं। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। जनगणना ध्यान रखिएगा, एक या दो सवाल जरूर रहता है हर साल यूपीपीसीएस के एग्जाम में और अन्य एग्जामों में भी। महत्वपूर्ण होता है इस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 28। ए उत्तर आ रहा आप लोग का, बिल्कुल ठीक है आंसर। ये इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज जो है ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग यहाँ पर अधिकतम। इसको छोड़ दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? मतलब सबसे अधिक घनत्व वाला जिला और सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश है? क्वेश्चन नंबर 30। कल आप लोग के लिए दीपशिखा बिल्कुल क्या कर रही हैं आप भी। देखिए, कल आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लासेस पर एक बहुत शानदार सेशन लेके आ रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 के लिए, खासतौर से सुबह 11 बजे से 11 AM से लेकर, मतलब 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किए हुए हैं हर सब्जेक्ट के। तो 11 बजे हिस्ट्री, 12 बजे आपको ज्योग्राफी, 1 बजे पॉलिटी, 4:30 बजे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और 7 बजे करंट अफेयर, और 8 बजे यूपी स्पेशल के संभावित प्रश्न। ये सभी क्लासेस आप सभी लोग के लिए फ्री है, ध्यान रखिएगा। कल 27 तारीख को आपको ये क्लासेस मिलेंगी एक ही दिन में। 50-50 क्वेश्चन के सेट होंगे। 11 बजे हिस्ट्री के, कंबाइंड हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर 4:30 बजे इकोलॉजी एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से प्रोफाइल कॉल करके ये सारी क्लासेस फ्री अटेंड कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए मेरे कोड PSTech का यूज करके आप अनलॉक कर सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका? बी है, कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है क्या किससे? क्वेश्चन नंबर 31। किन देशों से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है? क्वेश्चन नंबर 31। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर है आपका डी, ब्राजील, जापान और रूस की जनसंख्या से अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर टोटल कितनी है? क्वेश्चन नंबर 32। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। 32 का क्या उत्तर होगा?
उत्तर आ रहा है, ध्यान रखिएगा सी उत्तर सही है। 67.68% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? क्वेश्चन नंबर 33, पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? नंबर 33, ध्यान रखिएगा पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 79.24% है। कितनी? 79.24%। एक तरफ जनपद दिया हुआ है, एक तरफ महिला साक्षरता का प्रतिशत दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, तो कानपुर सही है, लखनऊ सही है, इटावा सही है, गाजियाबाद का गलत दे रखा है, ध्यान रखिएगा ये सही मैच नहीं है आपका, और ज्यादा है गाजियाबाद की। ठीक है, कथन कारण वाला सवाल है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती है, बढ़ती रही। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 35, कथन कारण वाला सवाल है। नंबर 35, ध्यान रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, बिल्कुल स्थिर तरीके से बढ़ रही, सही बात है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि के दर के अनुरूप समगत नहीं रही, बिल्कुल अलग अलग स्टैंडर्ड हमें देखना होता है। मतलब पुरुषों की साक्षरता अधिक तेजी से बढ़ रही है और महिलाओं की उस गति से नहीं बढ़ रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इनका दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं करते। ठीक है, नहीं व्याख्या नहीं होगा, इसको क्योंकि लगा के पढ़ा करिए, पता चल जाएगा। क्योंकि, जीनियस। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है क्योंकि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि के दर अनुरूप संगत नहीं रही है। इसलिए नहीं भाई, इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं संदर्भ को लेकर सरकार के प्रयासों पर डिपेंड करती है, इस वजह से नहीं कि महिलाओं की साक्षरता दर कैसे बढ़ेगी, ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। जनगणना 11 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए। जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है दिए गए विकल्पों में? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, तो किसकी दिए गए विकल्पों में ध्यान रखिए, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद की जो जनगणना साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? क्वेश्चन नंबर 38, 7 बजे इस क्लास के जस्ट बाद आप लोगों को करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन है करंट अफेयर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक के लिए आप मेरा कोड PSN डाल के उसको अनलॉक कर सकते हैं, फ्री होता है पूरी तरीके से, और शानदार करंट अफेयर की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। साथ में तत्काल PDF नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं, और पोल के माध्यम से यहाँ पे उत्तर देने का विकल्प आपको मिलता है। MCQ फॉर्मेट में हम लोग करंट अफेयर करते हैं शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर है आपका श्रावस्ती। आंसर है श्रावस्ती। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 11 के अनुसार निम्नतम साक्षरता हो गया? रिपीट करके क्वेश्चन, क्या आंसर है? श्रावस्ती। ठीक है, रिपीट करके क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही किस दशक में? क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर, अरे सॉरी, जनसंख्या वृद्धि दर किस साल रही? क्वेश्चन नंबर 40,
आंसर है आपका 1971 से 1981 के दशक में राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री प्रवर्तीय कहा गया। श्री प्रवर्तीय। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। इक्ष्वाकु, ध्यान रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया या इसकी उपाधि इनको दी गई। ठीक है। मौर्य काल के एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था। एग्रोनोमी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। मौर्य काल में एक एग्रोनोमोई नामक अधिकारी हुआ करता था, वो किस क्षेत्र से संबंधित था, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पे। गीता कुमारी गुड इवनिंग। का ए कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में इसका मेन आंसर तो है मार्ग निर्माण, लेकिन आयोग ने इसके दोनों आंसर माने थे, सी और डी दोनों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मेनली जो है एग्रोनोमी मार्ग निर्माण से संबंधित था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर राजस्व प्रबंधन भी माना, यानी दोनों आंसर मान लिया। सूची एक को सूची दे से मिलाना है। इसको वैसे है तो क्वेश्चन देखिए, ये यूपी स्पेशल करने कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐड हो गए हैं इसमें आज, लेकिन ऐसा नहीं कि काम के नहीं, इसलिए कर लीजिए। हालांकि एकदम प्योर यूपी स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। तो सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ तो 3 का उत्तर क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, डी। यानी कि A4 सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। बी, सी उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, कृषक थी। ऋग्वैदिक समाज कैसा था हमारा, चारागाह यानी चारा पर आधारित था, पशुचारण वाला समाज था। मध्यकाल कैसा था, जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4। हठ योग। हठ योग नंबर 3 का डी नीता ने बताया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। देखिए 4 का आंसर है सी, यानी कि हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। बिल्कुल ठीक है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हठ योग के बारे में आपके सही है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहां से यूपी स्पेशल का कुछ प्राचीन भारत के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिला है। चारों ही स्थल जो है आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं। फाइव का बी बिल्कुल ठीक है, दमदमा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दमदमा से। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया गया है, यानी कि बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 6।
कमेंट आप लोग स्टक हो जा रहे हैं मेरे पास, बार बार बैक जाना पड़ रहा है। तो कनिष्क के सिक्कों पे ध्यान रखिएगा, बुद्ध भगवान के क्या कहते हैं कि आकृतियों का अंकन किया गया था, ठीक है। पिता 6 का बी, गुड, ठीक है। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, क्वेश्चन नंबर 7। पिता 6 का बी, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिए, ठीक है। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान रखिएगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल ठीक है नीता। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 9। पुष्यमित्र शंगु ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी हमें किस लेख से मिलती है? ये चारों स्थल आपके यूपी में ही है, इसलिए ये यूपी स्पेशल के साथ साथ हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बता रही नहीं था आप। और कोई रिस्पॉन्स? क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शंगु द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें अयोध्या लेख से मिलती। किससे? अयोध्या लेख से इसकी जानकारी मिलती है। आंसर हुआ आपका सी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 10। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? 10 का सी। और लोग रिस्पॉन्स जरूर करें, और साथ में सेशन को लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दिए सभी लोग। साहिबा खान सी, बिल्कुल ध्यान रखिए। कन्नौज, कन्नौज का आपका उत्तर प्रदेश में है। तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहा? कन्नौज, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग से बहुत यूपी का तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, धर्मपाल ने स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? क्वेश्चन नंबर 12। कुछ क्वेश्चन जो है आज हिस्ट्री के ऐड हो गए हैं। चोला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चोल जो है शामिल नहीं थे त्रिकोणी संघर्ष में। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट संबंधित थे। चोल इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिए थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 13। इसको मैं जो जो यूपी स्पेशल करने इसको बताता हुआ आंसर निकल जा रहा हूं आगे आप लोग से। इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, अब यहां से हम लोग के यूपी स्पेशल के प्योर क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे किसी के भी होंगे यूपी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आंसर 14 का? नीता सी बता रही हैं आप। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है मिर्जापुर के क्षेत्र में, वहां से पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण कालीन
हड्डी की बनी एक मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। ठीक, उत्तर पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया है। किसके काल में आया था ये? इल्तुतमिश। जो यूपी से रिलेटेड नहीं होगा उसका मैं आंसर मार्क करता हुआ बस आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आंसर क्या है? इल्तुतमिश। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, 30 अप्रैल से आप लोग के लिए यूपी पीसीएस 2022 के लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो 12 जून की परीक्षा है उसके लिए आप अपनी मजबूती के साथ तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। 27 अप्रैल से लक्ष्य नामक बैच जो है 2023 पीसीएस के लिए आपको देखने को मिल रहा है। ये बैच जो है आपका प्रीलिम्स कम मेंस का 2023 के लिए शुरू किया जा चुका है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 16। ये भी हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, खैर बुरा तो नहीं है, ऐसा है कि रिवीजन हो जाएगा सामने से, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। लेकिन अगर 1% को ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर है आपका बलबन। तो रक्त और लौह की नीति किसकी थी? बलबन की नीति थी। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी पर नौरोज का आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 17। नौरोज एक त्योहार है, का प्रारंभ किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी बलबन के द्वारा। ठीक है, प्योर रूप से यूपी स्पेशल का नहीं है, इसका आंसर मार्क आपको मैं बता दूं, बलबन। चोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? क्वेश्चन नंबर 18। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपी का क्वेश्चन है। चोपड़ा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर गया था? चोपड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18। 18 का सी नीता कर रही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चोपड़ा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली ले जाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? का वर्तमान नाम आगरा है, उस नगर को बसाने वाला कौन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्या आंसर है भैया? सिकंदर लोधी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोधी के द्वारा स्थापना की गई थी आगरा की। ठीक, जब स्थापना की गई तब इसका नाम आगरा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 20। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 20। तो ये स्टेटमेंट है आपका। निम्नलिखित में से किस युद्ध के एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तोपों का उपयोग।
क्वेश्चन नंबर 21, इसके द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें सबसे पहले जो है तोप का इस्तेमाल किया गया था युद्ध के लड़ने के लिए, ठीक है। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आज थोड़े से जो है यूपी स्पेशल के से ज्यादा हिस्ट्री के हो गए हैं, तो किस पर थी? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर है आपका मनसबदारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यूपी स्पेशल से रिलेटेड न्यूज के आंसर बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 23। सुलह कुल की अवधारणा जो अकबर की थी वो किस पर आधारित थी? ये थी आपकी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि उपरोक्त सभी पर आधारित थी सुलह कुल की नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, तो किसे भेजा था 24 भैया? देखिए हॉकिंस को भेजा था, ठीक है, सबसे पहले हॉकिंस को भेजा गया था। निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? क्वेश्चन नंबर 25, ये आपके यूपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 2018 पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो कौन था? मौलवी लियाकत अली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलाहाबाद में क्रांति का जो बिगुल फूका था वो किसने फूका था? वो मौलवी लियाकत अली थे। लखनऊ, ये गलत ठप हो गया, लखनऊ है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 26। लखनऊ किसने किया था? बेगम हजरत महल, ठीक है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान दीजिएगा, 1866 में। कब हुआ? 1866। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहां पर? क्वेश्चन नंबर 28। HRA एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहां पे की गई थी? हिंदुस्तान, तो आपके कानपुर कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कानपुर में हुई। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां हुई? क्वेश्चन नंबर 29। कहाँ हुई थी? एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में, ठीक है। अब इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। और कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में लखनऊ। यहीं पर सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान रखिएगा, आंसर है आपका 3-4, आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर मेरठ के पास में है, मेरठ में है मतलब, और हुलास सहारनपुर में, ठीक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित दो केंद्र हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 32। आसान क्वेश्चन है। तो ये था बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 33। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? और कहां से प्रारंभ होती भैया? मेरठ से, 10 मई 1857। ठीक। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका जन्म स्थली कौन सा है? कहां से पार्टिसिपेट किया था ये नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा, जन्म स्थली पूछ रहा उनका। क्वेश्चन नंबर 34। तो कहाँ थी जन्मस्थली इनकी? ध्यान रखिएगा, वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर वाराणसी, बनारस में पैदा हुई थी और मेन इनका रण क्षेत्र था वो झांसी था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35। तो बरेली विद्रोह यानी कि बरेली में जिन्होंने विद्रोह किया था वो कौन थे? खान बहादुर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसे? मतलब रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में सामना किससे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36। तो वो था यूरोज या यूरोज। ठीक है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि इन सभी युद्ध करने वालों में अकेली मर्द यही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यूरोज का, ध्यान रखिए, कई बार पूछा जा चुका है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 अवध यानी कि आपके उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सिपाही थे। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह में सम्मिलित थे, तो उनका कमांडर इन चीफ कौन था? क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे। ठीक है, कौन था? तात्या टोपे। ठीक है, 1857 के निम्नांकित या निम्नलिखित कर्मचारी क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्वेश्चन नंबर 39। तो तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंध किसका संबंध नहीं था? क्वेश्चन नंबर 40। कौन 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं थे? तो उधम सिंह। ध्यान रखिएगा, उधम सिंह सम्मिलित नहीं थे इसमें। पहले के पहला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 1, तराई क्षेत्र के संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा से कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, आंसर है इसका आपका सी, एक और दो दोनों, यानी कि यह एक दलदली क्षेत्र है जिसका निर्माण भाभर क्षेत्र के में जलमग्न धाराओं के पुनः प्रकट होने से बना है। मतलब कि जो भाभर क्षेत्र है ना, पहले खादर क्षेत्र, कंकड़ वाला क्षेत्र, उसमें जब धाराएं आती है हिमालय क्षेत्र की, तो वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, फिर उसके बाद उभर कर बाहर आती है। तो इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही कथन है। देखा, इस क्षेत्र में भाभर क्षेत्र की तुलना में अधिक घनी वनस्पतियां हैं। बिल्कुल ये मैदान है
और यहाँ पे अधिक घनी घनी वनस्पतियां हमको देखने को मिलती है। एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज जरूर कर दी सभी लोग। उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। ये थोड़ा सा छोटा हो गया फॉन्ट इसका, तो इसको मैं आंसर बता देता हूं आप लोगों को और फिर अगले वाले में चलते हैं। पहला कह रहा है, इसका आंसर है 1 और 3। पहला है उत्तर प्रदेश के मैदान में खादर क्षेत्र उच्च सांद्रता के कारण शुष्क है, इसलिए यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल है, खादर क्षेत्र में नहीं है, भाबर क्षेत्र में हमारे यहाँ पर कृषि होती है, तो खादर उपयुक्त नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये उत्तर प्रदेश पुराने जलोढ़ से बना एक क्षेत्र है जो नदियों के बाढ़ के मैदान से ऊपरी भागों में स्थित है। पुराने नहीं, नए जलोढ़ से बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत से जाता है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी मौजूद तराई मिट्टी फॉस्फेट खनिज से समृद्ध है, लेकिन नाइट्रोजन खनिज मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये सही है आपका, ठीक है। तो इसलिए 1 और 3 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भाभर मृदा वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाभर मृदा के वितरण जैसे उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर क्या है? केवल 3। पहला क्या कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी में भाभर मिट्टी का जमाव छोटे पौधों को प्रभावित करता नहीं है। नहीं प्रभावित करता, बिल्कुल प्रभावित करता है, छोटे पौधों को जो है दबा देता है ये, ठीक है, खत्म कर देती है मिट्टी जो आती है ऊपर से, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। भाभर नहीं, खादर क्षेत्र उपयुक्त है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। भाभर बेल्ट शिवालिक तलहटी के साथ लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हो गया, 1 2 क्वेश्चन की दिक्कत है, मैं कर रहा हूँ उसको, देख रहा हूँ। 1 2 क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, यहां से सही हो जाएगा आपका, ठीक है, फॉन्ट की दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए सीधे। लाल और काली मिश्रित मृदा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ फॉन्ट ठीक है, बताना है कि लाल और काली मिश्रित मृदा उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5। आगरा संभाग, मथुरा संभाग, झांसी संभाग या फिर कानपुर संभाग? बताने की कोशिश कीजिए। बी मथुरा संभाग बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये झांसी मंडल में पाई जाती है, ठीक है, झांसी संभाग में बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल और काली मिश्रा मृदा मिश्रित रूप में पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के ऊपरी पठार में पाई जाने वाली एक प्रकार की मृदा है? ऊपरी पठार। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। एक बार सेशन को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कर दीजिए आप सभी लोग, ताकि मैक्सिमम लोगों तक सेशन ये पहुंच सके। सर झांसी में तो न्यू हिमालय रीजन में आता है अब ना, नहीं 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 नहीं, कहाँ अरे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, हिमालय का नहीं है भाई, ठीक है एजे, विंध्य क्षेत्र में है वो। झांसी तो न्यू हरियाणा, हरियाणा नहीं, हरियाणा का नहीं, हिमालय कह रहे हैं। हरियाणा से कोई लेना देना नहीं, ये तो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र एमपी से टच होता है ना, मध्य प्रदेश से।
हाँ हाँ, हिमालय हरियाणा भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या है आपका? डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पड़वा या राकड़ मृदा जो है इनको कहा जाता है, ठीक है, जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा अत्यधिक नमी धारण करने वाली होती है। यह मृदा काली मृदा या रेगुन मृदा की तरह ही चिकनी प्रकृति की होती है। इस मृदा की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7। गुड इवनिंग सूरज तिवारी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, वर्णन के संदर्भ में मृदा की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7, बी कह रहे हैं आप, एजे। देखिए 7 का उत्तर है डी, माण मृदा कहते हैं, ठीक है। माण मृदा, इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है, ठीक है। आंसर है आपका डी, माण मृदा। सूरज डी होगा। अगला सवाल है, भारत में पड़वा मृदा कहां पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8, पड़वा मृदा। पड़वा मृदा का स्थल उत्तर प्रदेश में या सॉरी भारत में कहां पर है? ध्यान दीजिएगा, ये पड़वा मृदा जो है पाई जाती है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। कहां पाई जाएगी? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। शालिनी तिवारी बिल्कुल ठीक है, सी आपका। उत्तर प्रदेश में आपको लाल मृदा अधिकतर किस नदी के जलमग्न क्षेत्रों में मिलेगी? हाँ बिल्कुल, ये सी सही है। बताइए, लाल मृदा किस नदी के जलमग्न क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी के जलमग्न क्षेत्र में आपको क्या है? लाल मृदा का क्षेत्र या लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको बेतवा नदी के आसपास का क्षेत्र जो होगा वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को उत्तर प्रदेश में हुंट के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, हुंट के नाम से। हुंट के नाम से किस मृदा को जानते हैं उत्तर प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 10। तो जल भराव वाली मृदा यानी वाटर लॉक्ड जो सॉइल्स होती हैं, इनका स्थानीय नाम धुंट है, ठीक है। ऐसी वाटर लॉक्ड सॉइल यानी जल भराव वाली मृदा को धुंट के नाम से उत्तर प्रदेश में। इस मौसम की सबसे उपयुक्त तरीके से उगाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, जई, जौ और आलू यानी ओट, बार्ले और पोटैटो कैन बी ग्रोन मोस्ट सुटेबली इन विच सीजन? शालिनी बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल ठीक है, विंटर्स में यानी कि शीत ऋतु में ये उगाई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है। आईजीबी, यह एक प्रकार की रबी की फसल है। उत्तर प्रदेश में इस फसल के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। गोरखपुर, मेरठ, बुंदेलखंड, बुलंदशहर जैसे जिले इस फसल के शीर्ष उत्पादक है। इस फसल की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी फसल के बारे में बात हो रही है ये? बी, अलसी के बीज। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं। अच्छा, गेहूं बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आंसर है आपका गेहूं, ठीक है। ऊपर दिए हुए सभी विवरण किस फसल से मिलते हैं? हमारे गेहूं से।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? मिस्टेक था, कोई बात नहीं, बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है, हमीरपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सभी तिलहनों में सबसे अधिक उगने वाली फसल कौन सी है? तिलहनी फसल है, सबसे अधिक जो पैदावार जिसकी होती है उत्तर प्रदेश में, किस तिलहनी फसल की? सारी दिए हुए विकल्प तिलहनी फसलों के ही हैं। पूछा जा रहा है यूपी में सबसे अधिक कौन सा तिलहनी फसल उगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। कौन सी भैया, बताइए। मस्टर्ड सालनी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, ये मस्टर्ड, मस्टर्ड दो जगह लिख दिया गया, सॉरी, यहाँ पर मस्टर्ड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मस्टर्ड यानी कि सरसों जो है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक उगाई जाने वाली तिलहनी फसल है। ठीक है। नहीं नहीं, मूंगफली नहीं, ये होगा सरसों। यह एक प्रकार का रेशा यानी कि फाइबर फसल है। यह आमतौर पर अगस्त से सितंबर तक काटा जाता है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी इस फसल की खेती के प्रमुख केंद्र हैं। इस फसल की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 15। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा सवाल है। किस फसल के बारे में बात हो रही है ये? जूट सालिनी कहना चाह रही हैं, और कोई? जूट एजे, ओके। और लोग रिस्पॉन्स जरूर करें। देखिए, आंसर देंगे आप लोग का तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में जो है जितना रिवीजन रहता है उतना अच्छा रहता है। तो आंसर है जूट। ध्यान रखिएगा, जूट कैसी एक रेशेदार यानी कि फाइबर वाली फसल है, और अगस्त से सितंबर के महीने में इसको काटा जाता है। और उत्तर प्रदेश में इसके जो प्रमुख जिले हैं, क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि जूट की फसल उत्तर प्रदेश में कहाँ उगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी और सीतापुर जो जिले हैं, इसमें यहाँ पर जो है जूट की फसल आमतौर पर उगाई जाती है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको, 30 अप्रैल से यूपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 पीसीएस के लिए एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड PS10 डाल के एनरोल कर सकते हैं। 2023 के लिए 27 अप्रैल से एक लक्ष्य नामक बैच जो है शुरू किया जा चुका है, जो कि प्रीलिम्स का मेंस का बैच है। आप लोग कंबाइंड रूप में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से क्लास जो है स्टक हो गई थी बीच में। ये देखते हैं, टेक्निकल इशू की वजह से क्लास स्टक हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर है आपका डी, 1 और 3 बस। ठीक है, 1 और 3। एक है कि गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि यह 2 बेल्टों में उगाया जाता है, तराई बेल्ट और गंगा यमुना के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए 10 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा और काली मृदा चाहिए, नहीं सर, ज्यादा वर्षा चाहिए होती 200 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ये गलत है आपका। उत्तर प्रदेश देसी, बंगाली, पंजाबी और अमेरिकी किस फसल की फसलें किस्म के हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में इन नाम से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 17। देसी, बंगाली, पंजाबी, अमेरिकी। क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान रखिएगा, इस नाम से जो फसलें उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है वो कौन सी? कपास की कृषि है। ठीक है, देसी, बंगाली, पंजाबी और अमेरिकी क्या है? कपास की किस्में हैं। जायद फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। जायद, जायद की फसलें। क्वेश्चन नंबर 18। आंसर है आपका 1, 2, 3, तीनों ही स्टेटमेंट जायद फसलों के संदर्भ में
आपके सही है। निम्नलिखित में मूंगफली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में उगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मूंगफली किन किन जिलों में उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उगाई जाती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा, मूंगफली की जो पैदावार होती है उत्तर प्रदेश में सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, ये जो है मूंगफली उत्पादक जिले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? जिला बाजरा, सबसे अधिक बाजरा उत्तर प्रदेश में कहां उगता है? क्वेश्चन नंबर 20, धर्मेंद्र ए, उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा है आपका? ध्यान रखिएगा, अलीगढ़। अलीगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में बाजरा उत्पादन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिस्थिति क्षेत्रों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश को कुल कितने परिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया? ध्यान रखिएगा, कुल 20 इकोलॉजिकल जोन्स में यूपी को बांटा गया है, कुल 20। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल उत्तर प्रदेश की कौन सी है? आपकी गन्ना। थोड़ा क्विक चलेंगे हम लोग आज, क्योंकि 7 बजे से स्पेशल क्लास भी है आप लोग की, और अब तो अपने एंड पर है। आज समझिए या कल, मैक्सिमम लास्ट क्वेश्चंस लगभग लगभग सभी हमने पुराने करा दिए हैं आप लोगों को। तो कल जो है यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा, फिर 2 मई से आप लोग के इकोनॉमिक्स का सेशन शुरू यहाँ पे करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3। तो गन्ना ही, गन्ना प्रमुख रूप से वाणिज्यिक और आर्थिक फसल है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4। तो सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में वो कहे जाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। ठीक है, उनको सीमांत कृषक बोलते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जहां जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो कहां पर नहीं भैया? ध्यान रखिएगा, झांसी में जानवरों का पॉली क्लिनिक नहीं। उत्तर प्रदेश में 3 पॉली क्लिनिक है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर और डॉक्टर सॉरी गोरखपुर में। ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखिएगा, यह है आपका प्रतापगढ़। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है यूपी पीसीएस में, कई एग्जाम्स में। ये अवस्थित है आपका झांसी में। कहां पर है? झांसी में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8। ये योजना लागू की गई थी आपकी 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 9। किसान मित्र योजना
तो किसान मित्र योजना की एग्जैक्ट डेट और ईयर है 18 जून 2001, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18 जून 2001 से जो है किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में संचालित हो। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10। आंसर है आपका पंतनगर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला कृषि विद्यालय पंतनगर, वर्तमान में ये उत्तराखंड में है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश था ये। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11। प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश की क्या है? गेहूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर इसमें धान या चावल लगा के आते हैं। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 12। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में किस स्थल पर पाई जाती है? आंसर है मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। निम्न में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है आपका धान, मक्का और गेहूं, ठीक है। धान, मक्का और गेहूं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, मतलब न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल का नाम पूछा जा रहा है आपसे, यूपी के। क्वेश्चन नंबर 14। तो मूंग, ध्यान रखिएगा, मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली, ठीक। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किन चीजों में? क्वेश्चन नंबर 15। अग्रणी उत्पादक है आपका गेहूं, गन्ना और आलू का, ठीक है। किसका? गेहूं, गन्ना और आलू का, ठीक। बैच कोर्सेज के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए 27 अप्रैल से एक यूपी पीसीएस 2023 के लिए लक्ष्य नामक बैच जो है प्रीलिम्स का मेंस के लिए शुरू हो रहा है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स मिलकर इस बैच को ले रहे हैं। इसी प्रकार 13 अप्रैल से भी एक बैच चल रहा है, इसमें 1 PM पर आपको मेरी पॉलिटी क्लासेस मिलती है सारथी नामक बैच पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर के बैचेस उपलब्ध हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको वीडियो का जो एग्जाम होना है आपका, उसके लिए बैचेस अलग से उपलब्ध करा दिए गए। आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कोर्सेस ले सकते हैं। इसी तरीके से लेखपाल का 1000, 1500, 2000। आप यहाँ पर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड के माध्यम से। कोड है PS10। कांस्टेबल एग्जाम के लिए आप 1500, 2700, 3300 में ले सकते हैं, और यहाँ पे भी आप 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मेरे कोड के माध्यम से। कोड है PS10। प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21। तो किसकी की गई थी? किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर, ठीक है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित जो है कहां पर की गई है? क्वेश्चन नंबर 22। आंसर है आपका इटावा, ठीक है, इटावा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 23। यूरेनियम, कुछ मात्रा में यूरेनियम कहां मिला है? तो कहां पर? ललितपुर में, ठीक। कहां पर? ललितपुर। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 24। दो हजार एक में। राष्ट्रीय दुधवा जो है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसे बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25।
तो इसे शामिल किया गया 86-87 में। ठीक है, निम्न में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान दीजिएगा, यूकेलिप्टस को पर्यावरण संकट का या पर्यावरण आतंक माना जाता है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सबसे पहला पक्षी विहार, क्वेश्चन नंबर 27। तो सबसे पुराना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार। सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, यानी सबसे बड़ा? ये भी नवाबगंज ही है। ठीक, निम्न में कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है? तो रिपीट कर गया क्वेश्चन, आंसर है यूकेलिप्टस। इसको सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत लगाया गया था, लेकिन अब ये जो है पानी अधिक गहराई और आसपास के क्षेत्र को बंजर बना दे रहा है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी संकट के रूप में देखा जाता है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार? सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है महावीर स्वामी वन्य। तुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 31। आंसर है बलिया। कहां पर? बलिया में। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र सही है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर सही है, सिलिका बालू इलाहाबाद सही है, यूरेनियम झांसी नहीं होगा, ललितपुर होगा। ठीक, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ के पास में अवस्थित है ये। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? प्रमुख खनिज की बात हो रही है यहाँ पर, नंबर 34। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई की कब चालू किया गया था? छोड़ दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इकाई का पूछा था, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई। किसके? रूस के। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 38। तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं है। ठीक, सही आप लोगों का। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है आपके ऊपरी गंगा नहर पे। ठीक है, गंगा नदी के निम्न किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40। तो इलाहाबाद से हल्दिया के मार्ग को क्या राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग कम्युनिटी पर प्रोफाइल फॉलो करें, कम्युनिटी पे सभी अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल फॉलो करने, कम्युनिटी पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 7:30 बजे करंट अफेयर का सेशन मिलता है आप लोग को, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर का फ्री सेशन, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, सभी PDF नोट्स। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया और जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज कर सकते हैं। 6 PM पर आपको सेशन मिलता है डेली, 30 डेज प्रोग्राम है 12 जून की परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।